नमस्कार दोस्तों। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो ऋग्वैदिक सभ्यता एक मेजर सेटलमेंट के रूप में आया जो 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक चला। इस काल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला और इसी टाइम ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और इसका दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है। इस काल में अन्य ग्रंथों का संग्रहण हुआ जैसे अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत आर्यों के माइग्रेशन से हुई और इनकी कल्चरल लाइफ की जानकारी हमें होमर की किताब इलियड, ओडिसी और ईरानी टेक्स्ट जैन अवेस्ता और ऋग्वेद से मिलती है। आर्य कहाँ से आए ये विषय वाद विवाद का है। अलग अलग हिस्टोरियन और रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। कुछ मानते हैं कि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया, कुछ मानते हैं कि ये रसिया के स्टेप से इंडिया आए। बाल गंगाधर ने अपनी बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों का ओरिजिन आर्कटिक रीजन बताया और ये भी माना जाता है कि आर्य हिंदकुश पर्वत के खैबर पास से इंडिया में एंटर हुए। मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी ये है कि आर्य इमिग्रेंट्स की तरह भारत आए और ये लोग पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में रहते थे और ये पूरा क्षेत्र जिसमें इनके द्वारा बस्तियां बसाई गईं ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता था। ये 7 रिवर्स सिंधु, सरस्वती, सुताद्री, बिपाशा, अस्कनी, सतलज और यमुना तक फैले क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र को कब्जा कर लिया जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया और धीरे धीरे जब संपूर्ण उत्तर भारत पर विस्तार कर लिया जिसे आर्यवर्त कहा गया। आइए जानते हैं इनके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिकल फीचर्स के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में ट्राइब्स को जन कहा जाता था और इनके मुखिया को राजन गौपति या गौप कहा जाता था, यानी प्रोटेक्टर ऑफ काऊ, गाय की रक्षा करने वाला। और चीफ क्वींस को महिषी कहा जाता था और राजा की जिम्मेदारी थी कि दुश्मनों से गायों और जानवरों की रक्षा करें। देवताओं से प्रे करना भी राजा की जिम्मेदारी थी। कुछ इतिहासकारों की माने तो राजा की पोजीशन हेरिडेटरी थी जो कि एक मोनार्किकल सेटअप में होता है। इसी टाइम कुछ डेमोक्रेटिक बॉडीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ जैसे सभा, समिति और बेदत। सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। सभा संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति स्थानीय लोगों की संस्था थी। इन दोनों में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थीं। इनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पुरोहित वर्ग इसका मुख्य काम पाठ पूजा करना था जिसके बदले उसे दान दी और दक्षिणा दी जाती थी। ऐसे ही आर्मी का एक चीफ होता था जिसे सेनानी कहा जाता था। गांव के लीडर को ग्रामीण कहा जाता था। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि टैक्स कलेक्शन और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाता था। फिर भी बलि एक प्रकार का टैक्स होता था जो राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था जिसके बदले राजा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। पर उस टाइम राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं होती थी। फिर भी युद्ध के समय राजा आम आदमी से बनी आर्मी बना लेता था। भ्रातगण, ग्राम और सर्द नाम की टोलियां होती थी जो इस सेना का संचालन करती थी। युद्ध में रथ, घोड़े, तीर भाला और हेलमेट का यूज किया जाता है। आर्यों के सर्वाइवल के लिए ऋग्वेद में 2 मेन कॉन्फ्लिक्ट का मेंशन मिलता है। पहला जिसमें वे स्थानीय लोगों से टकराव में आए जिसमें राजा भरत दिबुदास थे स्थानीय लोगों के दास राजा संभारा को हराया। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जब आया जब आर्य जातियां खुद ही आपस में युद्ध कर बैठी। यह बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राग युद्ध का मेंशन मिलता है जो परशुनी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ये युद्ध राजा सुदास और 10 अदर ट्राइब्स के बीच हुआ। इनमें 5 आर्य ट्राइब्स थी और 5 अदर ट्राइब्स थी। 5 आर्य ट्राइब्स को पंचजन कहा जाता था और ये पंचजन यदु, दुर्वासा, पुरु, अनु और धुर्यो थी। भरत राजा सुदास ने 10 ट्राइब्स को हराकर अपनी विजय हासिल की और भरत ने आगे चलकर पुरु ट्राइब्स के साथ हाथ मिलाकर कुरु ट्राइब्स को एस्टेब्लिश किया और साथ ही पांचाल के साथ हाथ मिलाकर गंगा बेसिन में अपना वर्चस्व बना लिया। और ऋग्वेद में मेंशन भरत ट्राइब से ही देश का नाम भारत प्रचलित हुआ। आइए जानते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में।
ऋग्वैदिक समाज का सोशल स्ट्रक्चर किनशिप यानी गोत्र था और समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कुल परिवार की सबसे छोटी यूनिट थी और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था और कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था और ये ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे जिसका चीफ विस्पति होता था और क्लैन यानी विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। और जब ये कबीलाई लोग विकसित हुए तो इनमें विवाह एक पवित्र संसार के रूप में स्थापित हुआ और विवाह के दो प्रकार प्रचलित हो गए। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। दूसरा प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। उस टाइम सती प्रथा पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। बाल विवाह के भी कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। विधवा विवाह और एक टाइम पर एक पर्सन से शादी का मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। इस समय जाति व्यवस्था नहीं थी जिसका मतलब कर्म का आधार जन्म नहीं था, यानी स्ट्रिक्ट कास्ट बेस्ड हायरार्की मौजूद नहीं थी। एक प्रकार का काम अलग अलग लोग भी करते थे, जिसको जो ऑक्यूपेशन पसंद था वो लोग उस काम को करते थे, मतलब समाज समान अधिकारवादी था। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का मेंशन मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। क्योंकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था तो वर्ण व्यवस्था भी बाद में आई। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये संस्कृति रूलर थी। ऋग्वेद में गाय के इतने रेफरेंस मिलते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार ये लोग पशुपालक थे और युद्धों का बेसिक पर्पस गायों को कैप्चर करना था, यानी गाय ही इनकी बेसिक वेल्थ थी। और गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को गवष्टि यानी सर्च ऑफ काऊ कहा जाता था। यानी गाय की महत्वता इससे पता चलती है कि पुरोहित को दान में गाय ही दी जाती थी, कभी भूमि को महत्वता नहीं दी गई, क्योंकि भूमि वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि रिलेटेड वर्क्स का मेंशन मिलता है और एक ही अनाज यानी जौ का मेंशन है। ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी, रथों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। ये तो बात हो गई आर्यों के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट की। इसके अलावा हर सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट और होता है रिलीजन, जो बेसिकली हर सोसाइटी को 5 प्रोवाइड कराता है। तो आइए ऋग्वैदिक रिलीजन पर एक नज़र डालते हैं। ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः हवा, अग्नि, पृथ्वी और तूफान की पूजा करते थे। इन नेचुरल फोर्स को अलग अलग भगवान के रूप में देखा जाता था और इन्हीं की पूजा की जाती थी। मूर्ति पूजा और मंदिर उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं थे। प्रेयर और सैक्रिफाइस ही वर्कशिप का डोमिनेंट मोड था। ये लोग यज्ञ, हवन, आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं करते थे, बल्कि जानवर, प्रजा और भोजन के लिए करते थे। ऋग्वेद में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता इंद्र, जिसे रेन गॉड भी कहते हैं, आर्यन के महत्वपूर्ण देवता थे। इनको पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा जाता था। इनको वारलॉर्ड भी माना जाता है। ऋग्वेद में इनको 250 हिम्स डिवोट किए गए हैं और अग्नि, जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, इनको गॉड ऑफ फायर कहा जाता है, जो गॉड और पीपल्स के बीच मध्यस्थता का रोल प्ले करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ की समय दी जाने वाली आहुति की स्मोक सीधे गॉड के पास पहुंचती है। इनको ऋग्वेद में 200 हिम्स एट्रीब्यूट किए गए हैं। वरुण तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। इनको वाटर का प्रतीक माना गया है। इनका मेन फंक्शन नेचुरल ऑर्डर्स को अपहोल्ड करना है। सोम, जिनको पौधों का देवता माना गया है। मारुत, इनको तूफान के देवता माना गया है। और सरस्वती भी एक महत्वपूर्ण देवी थी। कुछ देवियों का भी मेंशन मिलता है, जैसे अदिति, सावित्री, जो सोलर डाइटी थी, जिन्हें फेमस गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में इनको 300 बार मेंशन किया गया है। चूँकि समाज प्रतिसत्तात्मक होने के कारण देवताओं को ही ज़्यादा महत्वता दी गई है। कुछ उपदेवताओं का मेंशन भी है, जैसे यक्ष, गंधर्व, अप्सरा और आर्यमान। ये तो हुई ऋग्वैदिक काल की बात। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।